हेलो एवरीवन, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। देखो, आज लास्ट लेक्चर की बात करेंगे जो आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो कोऑर्डिनेशन का कवर करता है। ठीक है, उसमें क्या कहेंगे बच्चों? रिडॉक्स रिएक्शन की बात करें। देखो, कल मैंने ये बताया था जो रिडॉक्स रिएक्शन है वो पढ़ेंगे हम साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल के बाद। कल मैंने थोड़ी सी बात करी थी साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल की। अगर साइड सिलेक्शन प्रिंसिपल की अगर मैं बात करूं तो बच्चों मैंने उसमें कहा था एक बार हम देखेंगे स्क्वायर प्लेन कॉम्प्लेक्सेस में, एक बार हम देखेंगे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस में। मैंने ये बताया कि जो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है उसमें लगेगी सिम्बायोसिस। क्या लगेगी? सिम्बायोसिस लगेगी। वो हम अकॉर्डिंग टू एचएससीपी प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग देख लें। स्क्वायर प्लेन में मैंने फिर दो फैक्टर बताए भाई, वहां लगेगा आपका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर लगेगा और स्टेरिक फैक्टर लगेगा। स्टेरिक फैक्टर में मान लो कोई हमने लीगन ले लिया, एनसीएस टाइप का हमने लीगन ले लिया, एक एम्बीडेंटेड लीगन है, वो सल्फर की तरफ से भी अटैक कर सकता है, वो नाइट्रोजन की तरफ से भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तो हम ये कहेंगे जो स्टेरिक फैक्टर क्या होगा, जब जो सल्फर से अटैक करेगा, मतलब कि जब सल्फर से मेटल कोऑर्डिनेट होगा तो वहां जो स्टेरिक एंगल होगा वो जो ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि वो आपका ज्यादा स्टेरिकली क्राउडेड है, तो एंगल क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। वहीं अगर नाइट्रोजन से करेगा तो आपका वो लेस एंगल का होगा या फिर लेस स्टेरिकली क्राउडेड होगा। इतनी बात हमने कर ली थी। जब इलेक्ट्रॉनिक क्राउडेड की मैंने बात करी थी तो ये क्या कि डोनर को एक्सेप्टर पसंद है, एक्सेप्टर को डोनर पसंद है। ठीक है, अगर सेंट्रल मेटल के आयन के साथ अगर कोई आपका डोनर एटम लगा हुआ है तो जो एक्सेप्टर वाला उसकी वैकेंट साइड पे बाइंड होगा। तो इतनी बातें हम कर चुके थे ना, इतनी बातें हम कल कर चुके थे। उसके बाद उससे पहले मैंने माइक्रोसाइकिल्स के बारे में बात करी थी, क्राउन रिंग के बारे में बात करी थी, और थर्मोडायनेमिक एनालिसिस की बात करा तो मैंने उसमें बताया था आपको कि फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस कैसे होंगे या फिर फॉर्मेशन कांस्टेंट पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो मैंने कहा कि देखो, दो फैक्टर होते हैं। अगर मैं मेजरली इफेक्ट की बात करूंगा तो आपका एंट्रोपिक फैक्टर होता है, और मैं माइनरली इफेक्ट की बात करूंगा तो वो आपका एंथैल्पिक फैक्टर होता है। एंट्रोपिक फैक्टर में क्या होगा? देखो, मान लो कि मैं कोई चीलेटिंग लिगेंड किसी कॉम्प्लेक्स में डालता हूं, कि निकल पानी का चेयर 2 पॉजिटिव हमारा कोई कॉम्प्लेक्स है, उसमें हमने क्या डाला? 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ इथाइलिन डाइअमीन हमने डाला है, तो वो आपका क्या कन्वर्ट कर देगा? वो उसको कन्वर्ट कर देगा बच्चा किसमें? आपका तो एक तो आपका इथाइलिन डाइअमीन वाला कॉम्प्लेक्स होगा, और एक क्या होगा? आपका 6 मॉलिक्यूल बाहर निकल जाएंगे। तो 4 से 7 में जाएगा तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ रहे हैं, तो एंट्रोपी बढ़ रही है। तो इससे क्या होगा? आपकी फॉर्मेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती है, क्योंकि डेल्टा जी होता है, आप सॉरी, जो आपका एल एन एफ होता है, जो एल एन एम के एफ होता है होगा, वो होता है डेल्टा जी नोट बाई में 203 आर टी। ठीक है, 2.303 आर टी। तो क्या होगा? डेल्टा जी होता है आपका डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस। ठीक है, तो डेल्टा एच क्या होगा? आपका एंट्रोपी फैक्टर होगा, और डेल्टा एच आपका एंथैल्पी फैक्टर होगा। तो एंथैल्पी फैक्टर क्या होना चाहिए? आपका माइनस का होना चाहिए, और एंट्रोपी फैक्टर आपका पॉजिटिव का होना चाहिए, जिससे जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू हो इंक्रीज होगी। डेल्टा जी नोट की वैल्यू इंक्रीज होगी तो डेल्टा सॉरी आपका एल एन के एफ जो लोगरिथम है आपका के एफ का वो इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से आपका एंट्रोपिक फैक्टर जो आपका फॉर्मेशन कांस्टेंट है वो इंक्रीज होगा। तो इतनी बात बच्चों हम कल कर चुके हैं। आज बात करते हैं रिडॉक्स रिएक्शन की। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं। ठीक, क्या करते हैं बच्चा? रिडॉक्स रिएक्शन की हम बात करते हैं। ठीक है, देखो, रिडॉक्स रिएक्शन की मैं बात करूं बच्चा तो 2 टाइप से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। रिडॉक्स मतलब कि वहां जाके इलेक्ट्रॉन की लेन देन है। ये क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन की लेन देन है उसको हम रिडॉक्स रिएक्शन की बोलेंगे। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बच्चों यूनिवैलेंट स्पीसीज में हो सकता है और मल्टीवैलेंट स्पीसीज में हो सकता है, या फिर क्या कहेंगे हम? देखो, यूनिवैलेंट किसे कहेंगे? जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या कहते हैं बच्चा? यूनिवैलेंट हम उसे बोलते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और मल्टीवैलेंट उसे बोलते हैं जहां पर एक इलेक्ट्रॉन से ज्यादा का ट्रांसफर होता है। जहां पर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। क्या यूनिवैलेंट की बात करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और उसकी बात करेंगे तो आपका एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन की बात करें। ठीक है, ये हम बात करें बच्चा ऑन द बेसिस ऑफ द क्या है? ऑन द बेसिस ऑफ द लिगेंड, ऑन द बेसिस ऑफ द इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर है ना। किसकी बात करें? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। क्या इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर के बेसिस पे हम इस कहानी इसको बता रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर मैं यूनिवैलेंट की बात करूं, क्या करूं बच्चा? यूनिवैलेंट की बात कर रहा हूं तो इसमें क्या होगा? जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है वो क्या होगा? +-1 होगा। क्या होगा? चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा बच्चों? +-1 होगा। यहाँ आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म भी देखने को मिल सकते हैं, इनर स्फीयर मैकेनिज्म भी देखने को मिल सकते हैं। आगे डिटेल में हर एक को मैं पढ़ाऊंगा। क्या कहूंगा? देखो, जहां पर यूनिवैलेंट होता है, जहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट +-1 होगा, वहां पर 2 टाइप की मैकेनिज्म देखने को मिल सकते हैं। वहां आउटर स्फीयर मैकेनिज्म भी देखने को मिल सकती है, और आपकी इनर स्फीयर मैकेनिज्म भी देखने को मिल सकती है। देखो, अगर मैं मल्टीवैलेंट की बात करता हूं तो वहां क्या होगा? जो चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट है बच्चों, +-1 के बराबर नहीं होगा। मतलब एक या उससे ज्यादा होगा ना, एक के बराबर तो होगा ही नहीं। अगर 1 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है वो यूनिवैलेंट का केस होगा। और मल्टीवैलेंट की बात करें तो जहां पर चेंज इन ऑक्सीडेशन स्टेट आपका 1 +-1 के बराबर नहीं होगा, तो उस टाइप की जो रिएक्शन है बच्चों वो इनर स्फीयर मैकेनिज्म में हमें देखने को मिलती है। किसमें देखने को मिलेगी? इनर स्फीयर मैकेनिज्म टाइप में हमें देखने को मिलती है। आगे बात करते हैं। मैंने अब बात करूंगा बच्चों, मैं रिडॉक्स रिएक्शन को देख रहा हूं इन ऑन द बेसिस ऑफ द
किसके बेस पे देख रहा हूँ, ऑन द बेसिस ऑफ द मेटल। क्या करूंगा, मेटल के बेस पे भी मैं उसको देखूं। तो मेटल के बेस पे मैं इसको कैटेगराइज करूंगा टू वे से। कैसे, मैं इसको बोलूंगा कि भाई ये है आपका सेल्फ रिडोक्स, दूसरा मैं इसको बोलूंगा क्रॉस रिडोक्स। क्या बोलूंगा, क्रॉस रिडोक्स बोलूंगा और सेल्फ रिडोक्स बोलूंगा। सेल्फ रिडोक्स में क्या होता है, खुद का खुद में ट्रांसफर होता है, मतलब कि एक सेम ही मेटल आपस में क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेंगे। फॉर एग्जांपल मान लो Fe2 पॉजिटिव ने Fe3 पॉजिटिव में इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया है, तो ये क्या होगा, आपका सेल्फ रिडोक्स का एग्जांपल होगा। क्या होगा, सेल्फ रिडोक्स का एग्जांपल होगा। ठीक है, तो इसमें क्या होगा बच्चा, इसमें आपका डेल्टा ई नोट की वैल्यू 0 के बराबर निकलेगी, क्योंकि इसके बीच में कोई भी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा। अगर नहीं होगा तो बच्चा इसमें जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू है, आपको पता है NFe नोट सेल होता है। क्या होता है, देखो जो डेल्टा जी होता है वो आपका होता है -NFe नोट। ठीक है, ये होता है। जब ये 0 है तो ये भी क्या होगा, आपका 0 होगा। क्या होगा, 0 होगा। तो ये वाला जो केस बनेगा बच्चों, वो सेल्फ रिडोक्स का केस बनेगा। क्या होगा, वो सेल्फ रिडोक्स का केस बनेगा। मैं अगर क्रॉस रिडोक्स की मैं बात करता हूं, तो मैं ये कहता हूं कि क्रोमियम का मान लो आपका आयरन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। क्या, क्रोमियम इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर रहा है टू द आयरन 3 पॉजिटिव। तो यहां जो देखने को मिलेगा बच्चा, यहां पर जो आपको देखने को मिलेगा, यहां पर जो डेल्टा ई नोट की वैल्यू है वो क्रोमियम के लिए अलग होगी और आयरन के लिए अलग होगी। तो ये वाला क्या होगा, आपका नॉट इक्वल टू 0 होगा। अगर ये नॉट इक्वल टू 0 होगा तो बच्चों जो डेल्टा जी नोट की वैल्यू है वो भी नॉट इक्वल टू 0 आएगी। तो ये वाला जो केस बनेगा वो क्रॉस रिडोक्स का केस बनेगा। आई बात समझ में, क्या बनेगा, क्रॉस रिडोक्स का वो केस बनेगा। क्या बनेगा बच्चों, क्रॉस रिडोक्स का वो केस बनेगा। आइए, इसी के बेस पे हमने दो टाइप की मैकेनिज्म को कैटेगराइज किया है। अब मैं बात करता हूं किसकी, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की। क्या कर रहा हूं, मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन की बात कर रहा हूं। तो 2 टाइप की मैकेनिज्म होती है बच्चा। पहली होती है आपकी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म, दूसरी होती है इनर स्फीयर मैकेनिज्म। क्या होगी, एक होती है आपकी इनर स्फीयर मैकेनिज्म, दूसरी होती है आपकी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। ठीक है, देखो आप MSc की बात करो या फिर आपने कहीं भी पढ़ा होगा ना, तो इस टॉपिक को मेनली छुड़वाते हैं। क्यों छुड़वाते हैं बच्चों, थोड़ा टिपिकल होता है समझना, इतना आसान भी नहीं है लेकिन इतना मुश्किल भी नहीं है। क्या है, 2 टाइप की मैकेनिज्म मैंने इसके बेस पे बताई। क्या होगी, एक इनर स्फीयर मैकेनिज्म होगी, दूसरी मैंने बताई आपको आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। क्या होगी, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होगी। किसी को कोई डाउट आए तो पूछते रहना। अगर मैं आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की बात करूं तो बच्चों इसको कैटेगराइज, इसको कैसे लिखते हैं, देखो ये क्या होगा, ये जो प्रोसेस होगी बच्चों बाय टनलिंग के थ्रू जाएगी। क्या जाएगी, बाय टनलिंग के थ्रू जाएगी। देखो मैं एक एग्जांपल से इसको समझाता हूं। मान लो आप कॉलेज में गए हो, नए नए आप कॉलेज में एंट्री करी आपने। ठीक है, वहां पर आप जाओगे तो आपको कोई लड़की, कोई कन्या आपको पसंद होगी। क्या होगी, कोई कन्या आपको पसंद आएगी। ठीक है, आप क्या करोगे, उसको डायरेक्ट अपनी बातें बता सकते हो, या कि जो आप बोलना चाहते हो उसको डायरेक्ट बोल सकते हो। क्या करोगे, आप अपने डर को, ठीक है आपको पसंद आई है, ऑब्वियस सी बात है स्टार्टिंग में डर लगेगा। आप अपने डर को, उस आपके डर के जो इन्वर्जन बैरियर है, क्या उसके जो डर का बैरियर है उसको पार करके आप उसको डायरेक्ट जाके बोल दो कि भाई मेरे को तू अच्छी लगी, वगैरह वगैरह, जो भी आपको बोलना है आप बोल सकते हो। ठीक है, पहली बात तो ये। दूसरा, आप क्या करोगे, अपने दोस्त का सहारा लोगे। क्या करोगे, अपने दोस्त को बोलोगे कि भाई तू ये मेरा काम कर देना, मेरे को तो वो अच्छी लगती है, मैं उससे बात नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं डरा हुआ हूँ। ठीक, तो आप क्या करोगे, दोस्त का सहारा लोगे। और एक बार आप क्या करोगे, खुद डायरेक्ट उस पर बोल दो। जब डायरेक्ट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, तो मैं ये बोलता हूं कि क्वांटम मैकेनिकल ट्रीटमेंट में या फिर क्वांटम मैकेनिक्स में आप ये पढ़ के आए हो कि जब डायरेक्ट इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो बाय टनलिंग जाता है। कैसे जाता है, वो बाय टनलिंग वो जाता है। ठीक है, इसमें बाय टनलिंग में देखो क्या है, ना तो कोई बॉन्ड बनते हैं ना ही कोई बॉन्ड ब्रेक होते हैं। क्या, नो बॉन्ड फॉर्मेशन एंड नो बॉन्ड ब्रेकिंग विल बी टेक प्लेस। क्या, कोई भी वहां बॉन्ड की फॉर्मेशन नहीं होगी, ना ही कोई बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी, और नो बॉन्ड ब्रेकिंग। क्या, ना तो कोई बॉन्ड वहां बनेगा ना ही कोई बॉन्ड वहां टूटेगा, और ना ही वहां कोई हमें लीगेंड की ट्रांसफर देखने को मिलेगी। क्योंकि आपने लीगेंड का मतलब क्या, आपका कोई दोस्त है, आपने अपने दोस्त को कुछ कहा ही नहीं, आपने तो डायरेक्ट जाके बोल दिया उसको। ठीक है, तो लीगेंड का तो कोई इतना कोई रोल है नहीं, तो लीगेंड ट्रांसफर नॉट टेक प्लेस। क्या, लीगेंड ट्रांसफर नॉट टेक प्लेस। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म की बात करता हूं तो आपका डर इतना ज्यादा है कि आप उसको ओवरकम ही नहीं कर पा रहे, उस लड़की को कह ही नहीं पा रहे। ठीक है, तो ये क्या होगा, इनर स्फीयर मैकेनिज्म में आप अपने दोस्त का सहारा लोगे। क्या होगा, बाय ब्रीजिंग के थ्रू वो जाएगा। क्या होगा,
बाय ब्रीजिंग के थ्रू वो जाएगा। इसमें क्या हो सकता है, आपका बात बन भी सकते हैं, दोस्त आपकी बात बनवा भी सकता है और उसको तुड़वा भी, बात बन भी सकते हैं, दोस्त ने अपना काम तो कर दिया। अब वहां बच्चों बॉन्ड बन भी सकते हैं और नहीं भी बन सकते हैं। क्या बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग में टेक प्लेस और नॉट, क्या बॉन्ड फॉर्मेशन और ब्रेकिंग में टेक प्लेस। अगर मैं थर्ड पॉइंट की बात करता हूं, तो देखो आपका दोस्त उस लड़की के पास गया और बोला कि मेरे दोस्त को ऐसे ऐसे तुम पसंद हो, ठीक है। लेकिन वहां कहानी क्या हो सकती है, वहां ये भी तो हो सकता है कि बच्चों वो लीगेंड को ही वो पसंद आ जाए, वो कॉम्प्लेक्स उसी लीगेंड को पसंद आ जाए। अपने दोस्त को वो लड़की पसंद आ जाए तो अपना काम वो करवाने के चक्कर में आपको धोखा देगा, तो क्या होगा, वहां लीगेंड का ट्रांसफर हो भी सकता है। लीगेंड का ट्रांसफर हो भी सकता है, क्या लीगेंड में लीगेंड ट्रांसफर में टेक प्लेस। क्या होगा, लीगेंड ट्रांसफर में टेक प्लेस। इनर स्फीयर मैकेनिज्म में क्या होगा, ब्रीजिंग के थ्रू जाएगा, बॉन्ड फॉर्मेशन हो भी सकती है, टूट भी सकते हैं बॉन्ड, लीगेंड का ट्रांसफर हो भी सकता है। इसमें क्या लीगेंड का ट्रांसफर नहीं होगा, इसमें बॉन्ड फॉर्मेशन होगी नहीं, तो बॉन्ड ब्रेकिंग कहां से होगी। और ये जो प्रोसेस जाएगी वो बाई टनलिंग के थ्रू जाएगी। ये आपका मेन डिफरेंस होता है किसके बीच में, इनर स्फीयर मैकेनिज्म और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बीच में। क्या है, इनर स्फीयर मैकेनिज्म के बीच में और आउटर स्फीयर मैकेनिज्म के बीच में। आइए पर्टिकुलरली हम बात करते हैं सबसे पहले आउटर स्फीयर मैकेनिज्म। किसकी बात करें, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म की हम सबसे पहले चर्चा करें। तो मान लो कि आप गए, अभी इस कहानी को हमें ना पूरा बनाते हैं ना, इस कहानी को पूरा बनाते हैं। देखो ये कोई लड़का है, ये गया कॉलेज में, इसको ये पसंद आई, क्या ही, ओ लड़की कोई पसंद आई, आर कोई लड़का है, ओ कोई लड़की है। आर गया कॉलेज में, उसको ये लड़की पसंद है, ठीक है। ये कोई लड़का है, उसको ये पसंद है। ये क्या है, डेल्टा जी है सर, ठीक है। ये क्या है, के इक्विलिब्रियम है, क्या ये के इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब मान लो कि सबसे पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसको थोड़े बात, इसको नजर में तो आना पड़ेगा ना उस लड़की के। अरे डायरेक्ट कैसे बोल देगा, पहले उसके नजर में आना पड़ेगा ना। तो क्या होगा, ये नजर में आएगा, मतलब कि ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो जो वो क्या है, अनस्टेबल पड़ेगा। क्या है, आपका जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो अनस्टेबल होगा, है ना। क्या नजरों में तो हजार आते हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनेगा वो आपका प्री कर्सर कॉम्प्लेक्स बनेगा। क्या बनेगा बच्चा, प्री कर्सर कॉम्प्लेक्स वो बनेगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा बच्चों, अगर इसको अपना काम करना है या फिर अपनी जो बात है, इसके मन में जो भी बात है, अगर उसको पहुंचाना है उस लड़की तक, तो इसको कुछ ना कुछ अपने बैरियर को खत्म करना पड़ेगा। अपने डर को तो खत्म करना पड़ेगा ना। अपने डर को खत्म करने के लिए एक्साइट होना इसको पड़ेगा। तो क्या होगा, यहां पर इसको एक्साइट होना पड़ेगा, ठीक। एक्साइट होगा तभी तो क्या करेगा, ये जो भी इसको देना, चिट्ठी देनी है, कुछ भी देना, दे सकता है। अब क्या होगा बच्चा, एक्साइट हो गया, एक्साइट में ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन को ये ट्रांसफर कर देगा। इलेक्ट्रॉन को अगर ये ट्रांसफर करेगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा बच्चा, ये आर पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और ओ नेगेटिव में ये कन्वर्ट हो जाएगा। और एक्साइटेड स्टेट में ये है, एक्साइटेड स्टेट में है, अपनी हाईएस्ट पीक पे है ना। डर को इसने खत्म कर दिया है, अब ये डरता नहीं है, इसको जो बोलना था इसने बोल दिया। अब देखो, अब दो पॉसिबिलिटी, अब क्या पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, लड़की का हाँ भी हो सकता है, लड़की का ना भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल लड़की का ना हो गया, क्या हो, लड़की का ना हो गया, तो ये क्या थी, जो इसकी एनर्जी थी बच्चों, क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जो इसका मोटिवेशन था वो खत्म हो जाएगा, बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, एक्साइटेशन से डी एक्साइटेशन यहां पर हो जाएगी। यहां पर क्या हो गया, डी एक्साइटेशन यहां पर हो जाएगी। क्या होगी, डी एक्साइटेशन यहां पर होगी, ठीक है। अब ये कहेगा यार इसके पास तो रहने का कोई फायदा नहीं है, जब इसने ही मेरे को ये कह दिया कि तू यहाँ मेरे पास मत आया कर, तो ये क्या करेगा, इससे दूर चला जाएगा। दूर जाने के बाद बच्चों इस पे तो आ गया है पॉजिटिव, इस पे आ गया है ओ नेगेटिव, ठीक है। तो ये आर पॉजिटिव बोलेगा यार इससे दूर रहने में ही फायदा है। मानना कि मेरे पास पॉजिटिव आया, मानना कि मेरे कुछ पैसे खर्च हुए, मानना कि मेरी कुछ एनर्जी वेस्ट हुई, मानना कि मेरा कुछ टाइम वेस्ट हुआ, लेकिन क्या ही हो गया, ठीक है, मैं दूर रह लूंगा वो ठीक है, मैं पॉजिटिव को सह लूंगा लेकिन इससे दूर रहूंगा। तो ये क्या होगा, फाइनल प्रोडक्ट बने, क्या फाइनल कॉम्प्लेक्स बने। ये जो प्रोसेस होती है, ये जो मैकेनिज्म होती है आपकी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होती है। क्या होती है, आउटर स्फीयर मैकेनिज्म होती है। जो यहां पर सबसे पहले क्या बनता है, प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनता है, और जो प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स होता है वो लेस स्टेबल होता है। क्या होता है, वो लेस स्टेबल होता है, क्या इक्विलिब्रियम में वो होता है, इक्विलिब्रियम में वो होता है, ठीक है। अब देखो ये क्या हमने जनरल वे से बात करी, अब हम बात करें बच्चा इसकी एक एग्जांपल से, एक बड़े ही प्यारे एग्जांपल से इसकी। फॉर एग्जांपल आयरन का कॉम्प्लेक्स ले लेते हैं, क्या फॉर एग्जांपल देखो ये क्या है, FeH2O का 6 टू पॉजिटिव प्लस में Fe
H2O का 6 3 पॉजिटिव, ठीक है। ये क्या है, Fe स्टार हमने कह दिया, चलो Fe स्टार हमने ये कह दिया, ठीक है। अब मान लो, अब ये कहोगे क्या सर, क्या नाम है, इसमें जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा वो डायरेक्ट हो जाएगा, कह सकते हो क्या आप? क्या है? देखो रिपल्सन तो होगी ना, एंडोथर्मिक रिएक्शन तो होगी ना, एनर्जी कहाँ से दोगे? अरे एनर्जी क्यों खर्च करोगे? तो क्या है, जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो आयरन आयरन के बीच में रिपल्सन होगी। अगर रिपल्सन होगी तो वो एंडोथर्मिक रिएक्शन बनेगी, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी, ओवरकम करना पड़ेगा उस रिपल्सन को, तब जाके क्या होगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। और आपको पता है बच्चा, फोटो केमिस्ट्री में आपने एक रूल पढ़ा है, अकॉर्डिंग टू द फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल, कि जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो सेम न्यूक्लियर साइट्स में प्रेजेंट होने चाहिए। क्या पढ़ा है? सेम न्यूक्लियर साइट्स में वो प्रेजेंट होने चाहिए, ठीक है। तो क्या, अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल, क्या अकॉर्डिंग टू फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो तभी होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है वो तभी होगा जब वो क्या होंगे, सेम न्यूक्लियर साइट में प्रेजेंट होंगे। जब वो क्या, सेम न्यूक्लियर साइट्स में वो प्रेजेंट होगी, तो क्या होना पड़ेगा, देखो जिस पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, मैंने आपको बताया जिस भी मेटल आयन पे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होता है, ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उसकी होती है, उसका जेड इफेक्टिव उतना ही ज्यादा होता है। अगर इसका जेड इफेक्टिव ज्यादा तो इसका साइज क्या होगा, छोटा होगा। इसका साइज मान लो कि जो इसका साइज हो क्या होगा, छोटा होगा। इसका साइज मान लो कि Fe3 पॉजिटिव का इतना साइज है, ये क्या Fe3 पॉजिटिव का इतना साइज है। ये क्या बच्चों, इसके साथ ये वाटर मॉलिक्यूल कोऑर्डिनेट होके बैठे हैं, ये क्या वाटर मॉलिक्यूल इसके साथ कोऑर्डिनेट होके बैठे हैं, ठीक है, पहली बात। और ये क्या है, Fe2 पॉजिटिव है, 3 पॉजिटिव कंपैरिजन में 2 पॉजिटिव का जो साइज होगा वो ज्यादा होगा, क्या होगा, साइज ज्यादा होगा। ये तीन चीज तो शायद आपको पता ही होगी। ये क्या होंगे, इसके साथ लिगेंड कोऑर्डिनेट हो, ये इसके साथ लिगेंड कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है, पहली बात। अब देखो, अब ये बोल रहा है कि फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल के भाई जब ये बराबर से होंगे ना, ये जब सेम न्यूक्लियर साइट में होंगे, जब दोनों सेम साइज के होंगे तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, तभी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है। तो क्या होगा, इसको तो अपने बॉन्ड को छोटा करना पड़ेगा, मतलब कि इसको तो कंप्रेशन शो करना पड़ेगा, इसको इलोंगेशन शो करना पड़ेगा, इसको अपने साइज को बड़ा करना पड़ेगा, इसको अपने बॉन्ड को बड़ा करना पड़ेगा। तो इसको इलोंगेशन शो करना पड़ेगा, इसको कंप्रेशन शो करना पड़ेगा, और किसी एट सम टाइम, किसी टाइम पर, क्या, एट सम टाइम ये दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे, क्या होंगे, बोथ आर इक्वल। दैट मींस दोनों क्या होंगे, न्यूक्लियर साइड से होंगे, क्या, सेम न्यूक्लियर साइड दोनों की होगी। जब सेम न्यूक्लियर साइड दोनों की होगी तो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाएगा, क्या है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर यहां पर हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो क्या बनेगा, देखो यहां से ये चलेगा और ये बनाएगा आपका, ये इसने बनाया Fe, क्या बनाया, FeH2O का 6 3 पॉजिटिव, और ये बनेगा आखिरी में आपका FeHO। ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा, क्या होगा, ये आपका फाइनल प्रोडक्ट देखने को मिलेगा। आइए रेट की बात करते हैं। देखो एक बार दोबारा देखो इसको, अब मैं इसके बेस पे रेट बताने जा रहा हूँ, ठीक है। तो रेट किस पे डिपेंड करेगा, पहला इस प्रीकर्सर के बनने पे, क्या, प्रीकर्सर पे बनने पे डिपेंड करेगा रेट, क्या होगा रेट। देखो देखो आरडीएस क्या है, इसमें आरडीएस क्या है, जब ये बना है, आरडीएस क्या है, जब ये बना है, ठीक है, ये क्या हमारा आरडीएस है, क्या, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, ठीक है। देखो क्या रेट हमारा क्या है, रेट एक्सप्रेशन से जाएंगे तो रेट को हम क्या लिखेंगे बच्चों, ये लिखेंगे हम के इंटू में आर ओ एक्साइटेड, ठीक है, ठीक है, आर ओ एक्साइटेड, आर ओ एक्साइटेड की वैल्यू निकालेंगे के इक्विलिब्रियम से। के इक्विलिब्रियम क्या होगा, के इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये होगा आपका प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट, क्या होगा, प्रोडक्ट बाय में रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट क्या हमारा आर ओ है, ये वाला क्या हमारा आर ओ, यहां से आर ओ की वैल्यू हम निकाल लेंगे, क्या निकलेगी, के इक्विलिब्रियम आर ओ। इस इक्वेशन को मान लो फर्स्ट, यहां पर कर दो वैल्यू पुट, पुट इन इक्वेशन, इस इक्वेशन में क्या करो, इक्वेशन को पुट करो, पुट करोगे तो क्या होगा, जो रेट हमारा, रेट क्या आएगा, के इंटू में के इक्विलिब्रियम को मैंने होल सबको क्या बोल दिया, मैंने के ही बोल दिया, क्या बोल दिया, जितने भी कांस्टेंट उनको के ही बोल दिया। तो यहाँ आएगा आपका आर, यहाँ पर होगा ओ, पावर पावर में 1 है, तो ऑर्डर क्या आ जाएगा इस रिएक्शन का, ऑर्डर होगा बच्चों वो 2 होगा, इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो
टू होगा। क्या होगा? इस रिएक्शन का जो ऑर्डर होगा वो टू होगा। देखो किस किस पे डिपेंड कर रहा है? मेन सबसे पहले वो डिपेंड कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। किस पे डिपेंड कर रहा है? मेन वो डिपेंड कर रहा है फॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स। अपने इन्वर्जन बैरियर को कम तो करना पड़ेगा। अरे प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स का मतलब है कि पहले तो उसको नजरों में आना पड़ेगा ना। क्या? पहले तो उसको नजरों में आना पड़ेगा। तो क्या फॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स में देखो सबसे पहला क्या होगा? डेल्टा जी हैश होगा। क्या होगा? डेल्टा जी हैश होगा। आगे बताता हूँ क्या होता है। फिर उसके बाद क्या बच्चों? इसको रीऑर्गेनाइजेशन दिखानी पड़ेगी और टू टाइप की रीऑर्गेनाइजेशन होती है। इनर रीऑर्गेनाइजेशन होती है, एक आउटर वाली होती है। देखो रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब है ये वाला। ये क्या हो रहा है? ये आउटर रीऑर्गेनाइजेशन, सॉरी इनर रीऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या है? आउटर रीऑर्गेनाइजेशन है। तो क्या इसको टू टाइप की रीऑर्गेनाइजेशन दिखानी पड़ेगी। एक होगी आपकी इनर रीऑर्गेनाइजेशन, दूसरी होगी आउटर रीऑर्गेनाइजेशन। क्या इसको एक्साइटेशन देखो क्या है? एक्साइटेशन का ये टाइप है। इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है इसको करना। इनर एंड आउटर रीऑर्गेनाइजेशन। इनर वाले में क्या हो रहा है? चेंज इन बोन लेंथ। क्या हो रहा है? चेंज इन बोन लेंथ है। क्या रहा है? चेंज इन बोन लेंथ है। क्या है? चेंज इन बोन लेंथ है। और आउटर में क्या हो रहा है? सोलवेटेड मोलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं बच्चों? चेंज हो रहे हैं। क्या? चेंज इन सोलवेटेड मोलिक्यूल्स। यहां पर क्या हो रहा है? चेंज इन सोलवेटेड मोलिक्यूल्स। मतलब कि यहाँ पर जो डेल्टा जी आई हैश है वो जीरो के बराबर नहीं है। यहाँ पर जो डेल्टा जी हैश ओ है वो जीरो के बराबर नहीं है। क्या? वो जीरो के बराबर नहीं है, पहली बात। फिर एक्साइटेशन में क्या बताई मैंने? दो टाइप की रीऑर्गेनाइजेशन बताई है कि इनर रीऑर्गेनाइजेशन, दूसरी आउटर रीऑर्गेनाइजेशन। जो इनर रीऑर्गेनाइजेशन होती है बच्चा, उसमें क्या आपकी बॉन्ड लेंथ चेंज होगी। बॉन्ड कोई कंप्रेस होगा, कोई इलोंगेट होगा। तो वहां पर डेल्टा जी हैश आई की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं होगी। और आउटर रीऑर्गेनाइजेशन की बात करूंगा तो वहां सोलवेटेड मोलिक्यूल क्या होंगे? ज्यादा मोलिक्यूल उसके पास बाइंड होंगे। तो डेल्टा जी नोट है इसकी वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। क्या? जीरो के बराबर वो नहीं होगी। ठीक है, अब बात करते हैं कौन कौन से फैक्टर है जो इसको अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट। कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं रेट को? कौन कौन से फैक्टर है जो इफेक्ट करते हैं रेट को? ठीक है, तो सबसे पहला है इसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सबसे पहला है इसका टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। सबसे पहला है टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, मान लो कि लीगेंड क्या है? सिग्मा डोनर है। लीगेंड क्या है? सिग्मा डोनर है। ठीक है, और एक मैं मान के चलता हूं कि जो लीगेंड है वो आपका पाई एक्सेप्टर है। एक लीगेंड है पाई एक्सेप्टर, दूसरा क्या हमारा? सिग्मा डोनर। क्या? पाई एक्सेप्टर और सिग्मा डोनर। लीगेंड जब सिग्मा डोनर है तो ये क्या हमारे टी टू जी नॉन बॉन्डिंग होगी। क्या होगी? टी टू जी नॉन बॉन्डिंग होगी। ये होगा बच्चा ईजी। क्या होगा? सिग्मा स्टार कह सकते हो या फिर इसको ईजी स्टार भी हम कह सकते हैं। सिग्मा स्टार या फिर ईजी स्टार। ठीक है, ये क्या होंगे? एक मेटल के होंगे। दूसरे मेटल के क्या होंगे? ये वाले टी टू जी नॉन बॉन्डिंग होगी। और ये वाले क्या होंगे? सिग्मा स्टार होंगे। क्या होंगे? सिग्मा स्टार होंगे या फिर ईजी स्टार होंगे। क्या? सिग्मा स्टार होंगे या फिर ईजी स्टार होंगे। ठीक है, ये हमने लिया है मेटल टू पॉजिटिव का, और ये हमने कहा है मेटल थ्री पॉजिटिव। मेटल टू पॉजिटिव का और मेटल थ्री पॉजिटिव का। ठीक है, इसमें क्या होगा? देखो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो सकते हैं टी टू जी नॉन बॉन्डिंग ऑफ मेटल टू पॉजिटिव टू द टी टू जी नॉन बॉन्डिंग ऑफ मेटल थ्री पॉजिटिव। एक पॉसिबिलिटी तो हो सकती है। क्या? नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। टी टू जी से टी टू जी में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो सकता है। एक हो सकता है सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर, और एक पॉसिबिलिटी हो सकती है टी टू जी नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार के बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। मैं क्या कह रहा हूं? तीन टाइप की पॉसिबिलिटी यहां पर बन सकती है। पहली जो पॉसिबिलिटी बन सकती है भाई, जो नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। दूसरा मैं बोल रहा हूं कि नॉन बॉन्डिंग से ईजी स्टार या फिर सिग्मा स्टार के बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तीसरा मैं बोल रहा हूं कि ईजी से ईजी स्टार के बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर या फिर सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार के बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। तीन टाइप की टोटल मैंने पॉसिबिलिटी इसमें बताई है। ये वाला कैसे जाएगा? ये जाएगा ईजी स्टार से ईजी स्टार के बीच में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ये वाला होगा टी टू जी से ईजी स्टार के बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, और ये वाला होगा टी टू जी से
T2G नॉन बॉन्डिंग से T2G नॉन बॉन्डिंग, क्या होगा T2G नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग के बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, क्या होगा, बीच का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा। ठीक है, आइए बात करते हैं पाई एक्सेप्टर की। क्या है, बात करते हैं पाई एक्सेप्टर की। ये है बच्चा मेटल के T2G नॉन बॉन्डिंग, ये है इसके सिग्मा स्टार कह लो या फिर Eg स्टार कह लो, क्या करोगे, सिग्मा स्टार बोलोगे या फिर Eg स्टार बोले। यहां कुछ लाई करेगा इसका पाई स्टार, यहां पर कुछ लाई करेगा इसका पाई स्टार। ठीक है, और लीगेंड के, क्या बच्चा, और लीगेंड के पाई स्टार कुछ यहां पर लाई होंगे ना, क्या, लीगेंड का लूमो कुछ यहां होगा, लीगेंड का लूमो कुछ यहां पर होगा। ठीक है, लीगेंड का लूमो कुछ यहां पर होगा, या फिर इसको सही बनाओ तो लीगेंड का कुछ लूमो यहां पर होगा। लीगेंड का लूमो कुछ यहाँ पर होगा। ठीक, यहाँ पर क्या होगा, मैटर के T2G नॉन बॉन्डिंग क्या होते हैं, फील्ड होते हैं, क्या होते हैं, फील्ड होते हैं। ठीक है, ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन यहाँ पर जाएगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा, कहाँ जाएगा, पाई स्टार में जाएगा। मान लो कि पाई स्टार कोई आपका दोस्त है, वो आपको बोलेगा कि मेरे को तेरे फोन की जरूरत है, मेरा फोन खराब हो चुका है, मेरे को तेरे फोन की जरूरत है। ठीक है, या मान लो किसी भी चीज की जरूरत है, तो पाई स्टार पे वो चीज चली गई। जैसे आप देखभाल कर रहे थे, आप उसको देने से पहले सोच रहे थे यार मैं इसको दूं या ना दूं। ठीक है, मान लो कि इस लिगेंड के लूमो को इस इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी, मतलब कि आपके वाले फोन की जरूरत पड़ेगी इस वाले को, तो ये क्या सोचेगा, अरे इसकी तो चीज ही नहीं आई, क्यों सोचेगा, तो ये क्या करेगा, इसको ट्रांसफर करेगा। तो ये क्या होगा बच्चों, पाई से जो पाई स्टार होता है, सॉरी पाई स्टार से जो पाई स्टार के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। क्या है, बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है। जैसे आप सोचोगे अपनी चीज को लेके, जब वो उसकी चीज है ही नहीं तो उसको देने से पहले वो सोचेगा नहीं, तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। क्या होगा, पाई स्टार से पाई स्टार के बीच में जो रेट होगा इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का, वो बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। क्या होगा, बहुत ही ज्यादा फास्ट होगा। ठीक है, और ये वाली कहानी मेनली हमें देखने को मिलती है ऑर्गेनिक कंजुगेटेड पाई सिस्टम में। क्या, ऑर्गेनिक कंजुगेटेड पाई सिस्टम में देखने को मिलती है। फॉर एग्जांपल बीपीवाई, क्या है, बाइप्रीडीन की अगर मैं बात करूं, क्या करूं, बाइप्रीडीन की मैं बात करूं, क्या करूं, बाइप्रीडीन की मैं बात करूं। ठीक है, यहाँ क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, क्या होगी, पाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी। ये वाली क्या होगी बच्चों, इसके अंदर जाएगी 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 जाएगी, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इतना ज्यादा फास्ट होगा, क्या होगा, इतना ज्यादा इलेक्ट्रॉन का फास्ट होगा। कैसे होगी, पाई स्टार से पाई स्टार के बीच में होगी। क्या होगी, पाई स्टार से पाई स्टार के बीच में होगी। क्या होगी, पाई स्टार से पाई स्टार के बीच में होगी। तो ये क्या, बीपीवाई की बात करोगे, पीएचईएन की बात करोगे, ये सारे क्या बच्चों आपके ऑर्गेनिक कंजुगेटेड पाई सिस्टम है। ठीक है, क्या है, ऑर्गेनिक कंजुगेटेड पाई सिस्टम में ये कहानी हमें देखने को मिलती है। ऑर्गेनिक कंजुगेटेड पाई सिस्टम में ये कहानी हमें देखने को मिलती है। तो ये मैंने क्या बच्चों, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का हमने इफेक्ट देख लिया, क्या क्या पड़ेगा। अब बात करते हैं रिलेटिव रेट की। क्या बात करते हैं रिलेटिव रेट की। तो अगर मैं रिलेटिव रेट की यहां बात करता हूं, क्या करता हूँ, रिलेटिव रेट की बात करता हूँ, तो जो पाई से पाई स्टार का, क्या पाई स्टार से पाई स्टार के बीच में जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। उसके बाद नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग के बीच में, उसके बाद सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार के बीच में, उसके बाद क्या होगा आपका, नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बहुत ही ज़्यादा फास्ट होता है। क्या बहुत ही ज़्यादा फास्ट इसमें इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें इसका एग्जाम्पल बताओ। इसका एग्जाम्पल मैंने अभी बताया, एफ ई बी पी वाई, क्या होगा, एफ ई बी पी वाई का थ्राइस टू पॉजिटिव। ठीक है, नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग के बीच का एग्जांपल बताओ, क्या नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग के बीच का एग्जांपल बताओ। तो इसमें क्या होगा आपका, Fe2 पॉजिटिव वाला केस होगा और Fe3 पॉजिटिव वाला केस होगा। इसमें क्या होगा आपका, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार, क्रोमियम 2 पॉजिटिव और क्रोमियम 3 पॉजिटिव वाला केस होगा। ठीक है, तो ये वाला जो केस होगा वो होगा बच्चा आपका, जैसे ये है आपका D6 का हाई स्पिन है और इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर किसमें होगा, D5 के लो स्पिन में। क्या होगा, D5 के लो स्पिन में। ठीक है, तो यहाँ क्या होगा, D4 है और D3 वाला केस, D4 का हाई स्पिन वाला केस है और D3 में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये क्या थे बच्चों, कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको बताए कि रिलेटिव क्या होगी इसमें बात, क्या होगी रिलेटिव इसमें बात क्या होगी। ठीक है, ये वाला आप देख भी सकते हो।
T2G और EG है, 1 2 3 4 5 एंड 6, ठीक है। और ये क्या है, D5 है, 1 2 3 4 एंड 5। ये क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बहुत ही ज़्यादा फास्ट होगा। तो ये क्या है, नॉन बॉन्डिंग है, और ये वाला भी क्या है, नॉन बॉन्डिंग है। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ से हो रहा है, T2G नॉन बॉन्डिंग से T2G नॉन बॉन्डिंग में। क्या है, T2G नॉन बॉन्डिंग से T2G नॉन बॉन्डिंग। इसका एग्जाम्पल मैं बात करूँ, D4 की मैंने बात करी है, ये क्या है, T2G है, ये क्या है, EG है। क्या है ये T2G है, और ये वाला है EG है। ठीक। क्या है, D4 का हाई स्पिन है 1 2 3 एंड 4, ठीक है। और ये वाला क्या है, D3 वाला है, 1 2 3, ठीक है। ये क्या है, वैकेंट है। यहाँ से यहाँ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो ये क्या है, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार के बीच का, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार के बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है। तो ये क्या है बच्चों, कुछ एग्जांपल मैंने बताए कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या फर्क पड़ेगा, टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर का क्या फर्क पड़ेगा। अब हम बात करेंगे बच्चों नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार के बीच में, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आपका एग्जाम में कभी भी टपक सकता है, ठीक है। नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार के बीच में, ठीक है। इसमें हम बात करेंगे बच्चों D7 हाई स्पिन की, कोबाल्ट 2 प्लस की, और बात करेंगे D6 के लो स्पिन की। क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। क्या है, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। आइए कहानी को बनाते हैं। क्या है, D7 वाला ही बात करें। ये क्या है, EG है, ये क्या बचा, T2G। ये क्या है, EG है, ये क्या है, T2G है, ठीक है। इसमें क्या 7 इलेक्ट्रॉन है, तो 1 2 3 एंड 4 एंड 5। ये क्या होगा, 1 2 3 4 5 5 6 7 या, ठीक है, 6 इलेक्ट्रॉन बनने, 5 हो गए, एक 6 हो गया, ठीक है। अब मेरे को ये बताओ कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर पॉसिबल है, नहीं होगा, क्योंकि फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल हमें कहता है कि सेम न्यूक्लियर साइड में दोनों प्रेजेंट होनी चाहिए। क्या है, देखो फिर इसमें क्या होगा, इसमें पॉसिबिलिटी ये होगी, बोलो, इसमें जो पॉसिबिलिटी होगी, ये वाला करेगा बच्चों डी एक्साइटेशन, और ये वाला करेगा एक्साइटेशन। क्या होगी, इसमें तो डी एक्साइटेशन होगी और उसमें एक्साइटेशन होगी, तो क्या पॉसिबिलिटी बनेगी, ये आपका हो जाएगा बच्चा T2G वाला, ये क्या है, EG और T2G वाला। यहाँ क्या होगा, 1 2 3 4 5 एंड 6। यहाँ क्या होगा, 1, और ये वाला क्या होगा, यहाँ पर रह गया है, और यहाँ हो गया 1 2 3, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका 1 2, ये 3 होगा, ठीक है, ये 3 होगा, ठीक है। ये वाली पॉसिबिलिटी इसमें होगी, ठीक। अब क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, बिल्कुल होगा। अब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ होगा, होगा, हो गया, ठीक है, हो गया। उसके बाद क्या होगा, देखो यहाँ चला गया आपका, ये बन गया, ठीक है, ये बन गया, ठीक है। D6 का लो स्पिन का है भाई, ये D6 का लो स्पिन का है। तो देखो पॉसिबिलिटी दूसरी देखते हैं, मैंने दोनों हाई स्पिन लेके बनाए हैं, एक लो स्पिन वाला है, कोबाल्ट की बात करें ना, एक एक्सेप्शन वाला केस आपको करवा दिया। क्या होगा, D7 का हाई स्पिन, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ये क्या होगा, लो स्पिन वाला केस होगा। क्या होगा, लो स्पिन वाला केस होगा। इसमें इसकी होगी डी एक्साइटेशन, और इसमें इसकी होगी एक्साइटेशन। क्या होगी, देखो, यहाँ होगा, ठीक है। क्या हुआ, यहाँ पर होगा, ये वाला क्या करेगा, एक्साइट करेगा, ये वाले ने करा एक्साइट, ये क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। यहाँ देखो क्या हो गया, ये क्या हो गया, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन चला गया, ये हो गया। अब ये क्या करेगा, डी एक्साइटेशन करेगा। क्या करेगा, डी एक्साइटेशन करेगा, ठीक है। क्या करेगा, डी एक्साइटेशन करेगा। क्या करेगा बच्चा, डी एक्साइटेशन करेगा। जितनी पॉसिबिलिटी हो सकती है उतनी बनाने की ट्राई करते हैं, ठीक है। यहाँ से यहाँ ट्रांसफर भी हो सकता है, ठीक है। क्या यहाँ से यहाँ भी ट्रांसफर हो सकता है, और यहाँ से ये वाला भी क्या कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है। मान लो कि हमने ये वाले को लेके चले, ये वाले को हम लेके चले, जितनी पॉसिबिलिटी होती है सबकी बना के देखनी है। तो यहाँ क्या होगा आपका, ये होगा, ये होगा, ये होगा, ठीक। ये क्या करेगा, डी एक्साइटेशन करेगा। क्या होगा, डी एक्साइटेशन करेगा, ठीक है। क्या करेगा बच्चा, डी एक्साइटेशन करेगा, और ये वाला क्या करेगा, एक्साइटेशन करेगा। करेगा तो फाइनली क्या बनेगा हमारा, ये बनेगा यहाँ पर
तो ये क्या बन गया आपका कोबाल्ट 2 पॉजिटिव बन गया, और ये बन गया आपका कोबाल्ट 3 पॉजिटिव। स्टार्ट किससे किया था, ये कोबाल्ट 2 पॉजिटिव से, ये कोबाल्ट 3 पॉजिटिव से। तो ये आपका ये केस बन जाएगा। ये बन गया आपका जो कोबाल्ट 2 पॉजिटिव था बन गया वो D6 का लो स्पिन, क्या बन गया D6 का लो स्पिन बन गया, और ये वाला क्या बन गया आपका D7 का हाई स्पिन, क्या D7 का हाई स्पिन। तो ये वाली पॉसिबिलिटी, सभी पॉसिबिलिटी बना के देखनी है, आपको कुछ नहीं पता कि कौन सा फेवरेबल हो सकता है, कौन सा इलेक्ट्रॉन फेवरेबल इसमें हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड फैक्टर की हम बात करेंगे, बस आपका इनर स्पेयर करवा के टॉपिक को खत्म कर देंगे। क्या फैक्टर 2 की मैं बात करूंगा, क्या डेल्टा जी है पे बच्चों, ये डिपेंड करेगा, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, जो रेट है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा डेल्टा जी हैश पे। जैसे जैसे डेल्टा जी हैश की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे जो रेट है वो कम होता जाएगा, वैसे वैसे वो जो रेट है बच्चा कम होता जाएगा। तो हमें क्या बोलता है, जो डेल्टा जी हैश है उसको हम निकालते हैं बच्चा, वो होगा आपका डेल्टा, वो होगा आपका लैम्डा, क्या होगा, वो होगा बच्चा आपका डेल्टा जी हैश की वैल्यू क्या होगी, वो होगी लैम्डा बाय में 4 1 प्लस, क्या होगा लैम्डा बाय में 4 1 प्लस डेल्टा जी बाय में क्या होगा, देखो ये होगा आपका डेल्टा जी हैश इज इक्वल टू लैम्डा बाय में 4 1 प्लस डेल्टा जी नोट बाय में लैम्डा। ये वाली कहानी हमें इसमें देखने को मिलेगी, ये वाली कहानी बच्चों हमें इसमें देखने को मिलेगी। किसी को कोई डाउट है तो बोल सकता है। अब ये भी क्या बच्चों, दो पॉसिबिलिटी हम इसमें देखेंगे, सेल्फ रिडॉक्स में अलग निकलेगी और क्रॉस रिडॉक्स में अलग निकलेगी। सेल्फ रिडॉक्स में क्या है कि आयरन ही आयरन में क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा। सेल्फ रिडॉक्स में आपको पता है जो डेल्टा ई नोट की वैल्यू है वो होती है 0 के बराबर, डेल्टा ई नोट की वैल्यू 0 के बराबर, तो डेल्टा जी नोट की वैल्यू भी 0 के बराबर होगी। डेल्टा जी नोट की वैल्यू यहाँ पुट करोगे तो जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू बच्चा वहां निकल के आएगी आपकी लैम्डा बाय में 4, क्या निकल के आएगी, लैम्डा बाय 4 में निकल के आएगी, ठीक है। क्या होगी, लैम्डा बाय 4 में वो निकल के आएगी, ठीक है, ठीक है। तो क्या थी, एक सेल्फ रिडॉक्स के लिए थी, एक क्रॉस रिडॉक्स के लिए। ये देखो जो डेल्टा जी हैश क्या है, डेल्टा जी हैश आपका निकल के आया लैम्डा बाय में 4, यहाँ से लैम्डा निकाल लोगे तो क्या निकलेगा 4 डेल्टा जी हैश, क्या निकलेगा 4 डेल्टा जी हैश निकलेगा। तो ये क्या होती है, टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी होती है, क्या होती है टोटल, क्या होती है टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी, ये होती है। मैं अगर मैं क्रॉस रिडॉक्स की बात करता हूँ तो क्रॉस रिडॉक्स में मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पर जो डेल्टा ई नोट है, क्या है? जो डेल्टा ई नोट है वो 0 के बराबर नहीं होता है, जिसकी वजह से जो डेल्टा जी नोट है वो भी 0 के बराबर नहीं होते। तो फाइनली इसमें जो बनेगी वो क्या होगी बच्चों, बाइनोमियल थ्योरम लगाओगे तो क्या हो जाएगी, 2 आ गया, जाएगा हाई टर्म्स को हम क्या करेंगे, नेग्लेक्ट करेंगे। तो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू क्या निकलेगी क्रॉस रिडॉक्स में, क्रॉस रिडॉक्स में क्या होगी, जो डेल्टा जी है इसकी वैल्यू है वो होगी आपकी लैम्डा बाय में 4 1 प्लस 2 डेल्टा जी नोट बाय में लैम्डा, डेल्टा जी नोट बाय में, क्योंकि डेल्टा जी नोट बाय में लैम्डा। तो क्या हाइयर टर्म्स को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, बाइनोमियल थ्योरम हमने यहाँ पर लगाया। तो ये क्या होगी बच्चों, ये क्रॉस रिडॉक्स में डेल्टा जी एस की वैल्यू निकलेगी। जैसे जैसे डेल्टा जी एस की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे रेट क्या होगा, कम होगा, वैसे वैसे रेट क्या होगा, कम होगा। आइए इसके बाद मैं आपको कर्व बताता हूँ, ये पोटेंशियल वेल्स के बारे में बताता हूँ, एंड कंपैरिजन बताऊंगा कि डेल्टा जी एस में और रेट में क्या होगा, पोटेंशियल वेल बताऊंगा, कर्व आप इसको कह सकते हो, एंड कंपैरिजन करूंगा किसका, आर डैश सॉरी जी हैश का और रेट का। समझ गए टॉपिक का नाम क्या है, पोटेंशियल वैल्यू और डेल्टा जी हैश, ठीक है। ये क्या बच्चों, हम पोटेंशियल एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। ये है रिएक्टेंट से रिएक्टेंट गया, ये गया आपका प्रोडक्ट से प्रोडक्ट गया, क्या हुआ, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में गया और प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में गया, क्या है, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट में गया, प्रोडक्ट से प्रोडक्ट में। तो ये क्या है, रिएक्शन कोऑर्डिनेट्स है यहाँ, या फिर आप कहो न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स है वहाँ, क्या न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स है। यहाँ क्या है, पोटेंशियल एनर्जी, क्या है यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। ठीक। ये क्या है, इसका इंटरसेक्शन पॉइंट है, यहाँ क्या है, रिएक्टेंट से रिएक्टेंट वाला है, तो ये प्रोडक्ट वाला कर्व, क्या प्रोडक्ट वाला ये कर्व। देखो अब मैं डेल्टा जी एस की बात करता हूँ तो ये क्या है, इसका डेल्टा जी एस है, क्या ये
ये इसका डेल्टा जी है सर। और ये क्या बच्चों, इसका डेल्टा जी नोट है। क्या डेल्टा जी नोट है? डेल्टा जी नोट क्या होगा, जीरो के बराबर होगा, क्योंकि रिएक्शन क्या है, सेल्फ रिडॉक्स है। देखो आपको क्या करना है, इस कर्व का नाम बताना है, इस कर्व का नाम बताना है, कंपैरिजन करना है डेल्टा जी एस को और रेट को। ठीक है, इस कर्व का नाम बताना है भाई, क्या है, इस कर्व का नाम बताना है। ठीक है, तो ये क्या है, देखो डेल्टा जी एस की मैं बात करता हूं, अगर वो जीरो से क्या, अगर डेल्टा जी एस पॉजिटिव है, मैं कहता हूँ डेल्टा जी एस अगर जीरो से ज्यादा है और डेल्टा जी एस अगर जीरो से कम है, अगर जीरो से ज्यादा है तो वो जो कर्व होगा आपका एंडोरजेनिक होगा। क्या होगा, एंडोरजेनिक कर्व होगा। अगर वो जीरो से कम है या फिर नेगेटिव में है तो वो क्या होगा आपका एक्सोरजेनिक। क्या होगा वो, एक्सोरजेनिक कर्व होगा। वो क्या होगा, एक्सोरजेनिक कर्व होगा। वही मैं डेल्टा जी नोट की बात करता हूँ, ये बच्चों सेल्फ रिडॉक्स के लिए अलग निकलती है, क्रॉस रिडॉक्स के लिए अलग निकलती है। सेल्फ रिडॉक्स में डेल्टा जी नोट क्या होता है, जीरो होता है, और क्रॉस रिडॉक्स में डेल्टा जी नोट आपका जीरो के बराबर नहीं होता है। क्या है? तो ये इसमें क्या होगा, डेल्टा जी नोट आपका जीरो के बराबर होता है, इसमें डेल्टा जी नोट आपका जीरो के बराबर नहीं होता, क्योंकि पोटेंशियल ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दोनों की अलग होती है। क्या है, दोनों की अलग होती है। ठीक है, क्रॉस रिडॉक्स के लिए आपका डेल्टा जी नोट आपका जीरो के बराबर नहीं है, रिडॉक्स आपका सेल्फ रिडॉक्स में जीरो के बराबर है। अगर डेल्टा जी एस की वैल्यू जीरो से ज्यादा है तो एंडोरजेनिक है। तो ये क्या है, पॉजिटिव में है। क्या ये पॉजिटिव में है और सेल्फ रिडॉक्स है, तो इसका कर्व का क्या नाम बना, ये बना बच्चों आपका एंडोरजेनिक सेल्फ रिडॉक्स कर्व। सेल्फ रिडॉक्स, तो ये क्या होगा बच्चों, कर्व का नाम होगा। आप पूछोगे सर ये क्या पढ़ा रहे हो, इसका तो कोई यूज ही नहीं होता। अरे भाई फोटोसिंथेसिस तो पढ़ी होगी। फोटोसिंथेसिस का नाम क्या होता है, क्रॉस एक्सोजेनिक होते हैं। क्या होता है, जिसका जो इसका जो नाम है, मान लो इस कर्व का जो नाम आया वो सेल्फ एंडोरजेनिक आया है। वही बच्चों जो फोटोसिंथेसिस आप पढ़ते हो ना, क्या है, नोट बना के लिखो, जो आप फोटोसिंथेसिस पढ़ते हो उसका जो कर्व होता है ना, उसके जो कर्व बनते हैं उसको हम कहते हैं क्रॉस एक्सोजेनिक। क्या, क्रॉस एक्सोजेनिक। क्रॉस का मतलब है कि वहां डेल्टा जी नोट की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। एक्सोजेनिक का मतलब है कि वहां डेल्टा जी हैश की वैल्यू जीरो के बराबर नहीं है। ठीक है, और आप क्या करोगे, कर्व बना लोगे, नाम से ही आप क्या करोगे, कर्व बना लोगे। ये नाम से ही आप क्या करोगे, कर्व बना लो। यहाँ आएगा न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट्स, यहाँ आएगा आपका पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ आएगा पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ पर आएगा आपका न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट, यहाँ पर आएगा न्यूक्लियर कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो क्या क्रॉस एक्सोजेनिक है। ठीक है, तो यहाँ पर जो कर्व बनेगा वो होगा, ये रिएक्टेंट का होगा। अब हम प्रोडक्ट का क्या बनाएंगे। ठीक है, डेल्टा जी नोट आपका जीरो के बराबर नहीं है, मतलब कि ऊपर नीचे होगा। डेल्टा जी नोट क्या आपका, देखो ये क्या, इसका कर्व बनेगा, ये क्या होगा, इसका कर्व बनेगा। यहाँ पर जो डेल्टा जी हैश है, यहाँ पर जो डेल्टा जी हैश है वो क्या है, नेगेटिव में, क्या नेगेटिव में, और ये क्या है, इक्वल नहीं है। ये क्या, इक्वल नहीं है, तो ये क्या होगा बच्चों, आपका डेल्टा जी नोट जीरो के बराबर नहीं होगा। तो इस कर्व का जो नाम बना है वो क्रॉस एक्सोजेनिक कर्व का नाम बना है। क्या बना है, क्रॉस एक्सोजेनिक इस कर्व का नाम बना है। ठीक है, क्या बना है, क्रॉस एक्सोजेनिक इस कर्व का नाम बना है। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब मर्कस इक्वेशन की। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो, क्या कर्व का नाम ये बना रहे हैं, क्या कर्व का हम ये नाम बता रहे हैं। तो रेट मैंने ऑलरेडी बता रखा आपको, रेट आपका इन्वर्सली डिपेंड करेगा डेल्टा जी हैश पे। जैसे जैसे डेल्टा जी हैश की वैल्यू बढ़ती रहेगी वैसे वैसे रेट क्या होगी, कम होगी, वैसे वैसे रेट क्या होगी, कम होगी। ठीक है, अब बात करते हैं मतलब मर्कस इक्वेशन की। ये क्या है, मर्कस इक्वेशन कहाँ लगती है, सेल्फ रिडॉक्स में लगती है। कहाँ लगती है, सेल्फ रिडॉक्स में लगती है। सेल्फ रिडॉक्स मतलब खुद में खुद का इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। ठीक है, सेल्फ रिडॉक्स में ये लगेगी। ठीक है, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल आयरन 2 पॉजिटिव है, वो इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा आयरन 3 पॉजिटिव में, तो इस तरह की जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होती है उसको हम कहते हैं सेल्फ रिडॉक्स, उसको वो कहते हैं हम सेल्फ रिडॉक्स। यहाँ मर्कस इक्वेशन ने क्या बताया था, क्या इक्वेशन है, मर्कस इक्वेशन निकले बच्चों K11, ये आपकी होगी SN K इक्विलिब्रियम ई की पावर माइनस या फिर ई की पावर डेल्टा जी हैश बाय में RT, डेल्टा जी हैश बाय में RT। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी मर्कस इक्वेशन होगी। किसके लिए निकालते हैं, सेल्फ रिडॉक्स के लिए। क्या ये सेल्फ रिडॉक्स का रेट कांस्टेंट है, सेल्फ रिडॉक्स का है। ठीक है, ये क्या आपका न्यूक्लियोफिलिसिटी डिस्क्रिमिनेशन फैक्टर है, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, डेल्टा जी ऐसा आपको पता है क्या है, आपका रीऑर्गेनाइजेशन फैक्टर है, और आर क्या आपका रेट कांस्टेंट है, टेम्परेचर टी है।
तो बच्चों देखो सेल्फ रिडोक्स में इतने क्वेश्चन नहीं बनते हैं जितने आपके क्रॉस रिडोक्स में बनते हैं। क्रॉस रिडोक्स का हम मर्कस इक्वेशन से नहीं निकालते, तो उसको समझाने के लिए आपका आया था मर्कस हास इक्वेशन। मर्कस हास इक्वेशन, जो भी नाम है देख लेना। क्या आई थी? मर्कस हास इक्वेशन आई थी। मर्कस हास इक्वेशन आई थी। वो में क्या है, ये बच्चों बताती है आपका क्रॉस रिडोक्स का रेट बताती है। क्या हुई? क्रॉस रिडोक्स का वो रेट बताइए क्या कहती है हमें ये कहती है जब भाई मान लो क्रोमियम 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है आयरन 3 पॉजिटिव में, तो इस तरह की इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर को हम कहते हैं रिडोक्स। क्या? क्रॉस रिडोक्स। क्रॉस रिडोक्स का आपको पता है डेल्टा जी नोट की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है। नहीं होती है तो डिपेंड ही नहीं करेगी। ठीक है, देखो क्या है क्रॉस रिडोक्स में। अब हम यहाँ से हम निकालते हैं बच्चों K12 की वैल्यू, ये आपकी निकलेगी K11 इंटू में K22 इंटू में K इक्विलिब्रियम इंटू में फ्रीक्वेंसी फैक्टर इंटू में फ्रीक्वेंसी फैक्टर। क्या हुई? देखो K12 क्या है? ये क्रॉस रिडोक्स का रेट कांस्टेंट है। ठीक है, ये क्या है? फ्रीक्वेंसी फैक्टर है। क्वेश्चन में दे रखी होगी तो वेल एंड गुड, नहीं दे रखी हो तो वन मान लेंगे। ये क्या? के इक्विलिब्रियम है। ये क्या है? सेल्फ रिडोक्स के रेट कांस्टेंट है। सेल्फ रिडोक्स के रेट कांस्टेंट है। ठीक है, यहां से क्या करें हम K12 को निकाल दें। K12 को निकाल दें, एक क्वेश्चन लिखो। ठीक है भाई, क्वेश्चन दे रखा हमें, यार देखें रुथीनियम से आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है आयरन पानी का से 3 पॉजिटिव। क्या है? रुथीनियम 2 पॉजिटिव से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कहाँ हो रहा है? आयरन 3 पॉजिटिव में। ठीक है, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर इसने बता ही रखा है। क्या है? 2 पॉजिटिव से 3 पॉजिटिव में इसने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर बता रखा है। ये हमें बोल रहे हैं जो के इक्विलिब्रियम है इसके लिए दे रखा है 2 इंटू में 10 की पावर 8। ठीक है, और K11 की और K12 की वैल्यू इसने दे रखी है। क्या दे रखी है? K11 और K22 की वैल्यू इसने दे रखी है। तो ये आपकी दे रखी है 5 और 2 इंटू में 5 दे रखी है, और इसने दे रखी है 4 इंटू में 10 की पावर 3। क्या? 5 यूनिट पे मत जाना। ठीक है, K11 दे रखा है और ये दे रखा है 3 इंटू में 10 की पावर 8, या फिर 3 इंटू में 10 की पावर 5 दे रखी है। ये हमें दे रखा है। क्या ये हमें दे रखी है? ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चा, इसका हमें निकालना है फाइंड आउट K12। K12 हमें फाइंड आउट करना है। देखो सभी वैल्यू हमें दे रखी है, तो सॉल्यूशन निकालेंगे इसका। तो क्या करेंगे? बाय मर्कस हर्स इक्वेशन, जो K12 है वो आपका होगा रूट में K11 इंटू में K12 इंटू में K इक्विलिब्रियम, और आपका क्या? फ्रीक्वेंसी फैक्टर। फ्रीक्वेंसी फैक्टर दे नहीं रखा तो 1 ले लेंगे। क्या है? 1 ले लेंगे। ठीक है, तो K11 कितना दे रखा है? 5। ये कितना दे रखा है? 3 इंटू में 10 की पावर 5। ये हमें दे रखा है 2 इंटू में 10 की पावर 8। इसको सोल्व करोगे तो आपका K12 की वैल्यू आ जाएगी। इसको सोल्व करोगे तो K12 की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे क्या क्वेश्चन आएंगे। सिर्फ आपको इक्वेशन का ध्यान रखना है। मर्कस इक्वेशन आपकी सेल्फ रिडोक्स में लगती है और मर्कस हर्स इक्वेशन आपकी क्रॉस रिडोक्स में लगती है। क्या? क्रॉस रिडोक्स में लगती है। तो देखो इस इक्वेशन से क्या है हमारा, देखो जो आपका फ्रॉम दिस रिलेशन, रिलेशन क्या हमारा? मर्कस हर्स इक्वेशन। देखो हम बच्चों हमने ये निकाला है, ये चीज है। ठीक है, तो आपको पता है जो K12 है वो K11 से ज्यादा आ रहा है और K22 से ज्यादा आ रहा है। ठीक है, देखो इसमें क्या है, जो ये K12 है वो आपका डायरेक्टली डिपेंड कर रहा है किस पे? K11 पे। मान मान के चलो K11 पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, तो क्या होगा ये थर्मोडाइनमिकली बच्चों ये ज्यादा स्टेबल होगा ना, जो क्रॉस रेट वाला है, जो क्रॉस रिडोक्स वाला है, क्या आपका थर्मोडाइनमिकली ज्यादा फेवरेबल है। क्या? थर्मोडाइनमिकली ज्यादा फेवरेबल है। तो इसमें क्या होगा, ये थर्मोडाइनमिकली ज्यादा फेवरेबल होगा तो काइनेटिकली भी ज्यादा फेवरेबल, ज्यादा फेवरेबल। ठीक, दैट मीन्स जो क्रॉस का जो रेट है, दैट मीन्स जो K12 है वो ज़्यादा होगा किसे? K11 से। और ठीक है, क्या है? ज़्यादा है।
ठीक है, क्रॉस का रेट क्या, क्रॉस का रेट सेल्फ के रेट से ज्यादा होगा, क्रॉस का रेट सेल्फ के रेट से ज्यादा होगा। ठीक है, देखो उसके बाद लास्ट फैक्टर आपका बोन लेंथ। क्या बोन लेंथ की बात कर रहा हूँ, ये बोल रहा है कि जो रेट है वो इनवर्सली डिपेंड करेगा भाई डेल्टा एक्स के, ये क्या है बोन लेंथ। क्या है बोन लेंथ के इनवर्सली है, क्या है जो रेट है वो बोन लेंथ के इनवर्सली है, क्या है जो रेट है बच्चा वो क्या आपके बोन लेंथ के इनवर्सली है। ठीक है, क्या कह रहा है, देखो ये क्या कोबाल्ट फैमिली ने ले लिया, क्या कोबाल्ट रोडियम एंड इरिडियम। ठीक है, हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, क्या डाउन द सीरीज जा रहे हैं, तो क्या हो रहा है साइज इसका डिक्रीज हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है तो जेड इफेक्टिव क्या हो रहा है इंक्रीज हो रहा है, जेड इफेक्टिव इंक्रीज हो रहा है तो बोन लेंथ क्या हो रही है बच्चा कम हो रही है, बोन लेंथ कम हो रही है तो इसका रेट ज्यादा होगा कोबाल्ट के कंपैरिजन में, क्या इसका रेट ज्यादा होगा। इसको मैंने नाम दे दिया ए का, इसको मैंने नाम दे दिया बी का, इसका मैंने नाम दे दिया सी का, तो मैं रेट का ऑर्डर पूछूंगा तो भाई इसका रेट का ऑर्डर बताओ क्या होगा, तो आप बोलोगे सर सी का ज्यादा होगा बी से देन ए से, क्योंकि इसकी बोन लेंथ छोटी है, बोन लेंथ छोटी है तो इसका रेट भी ज्यादा, बोन लेंथ छोटी है तो इसका रेट ज्यादा है, क्योंकि जेड इफेक्टिव बढ़ेगा तो बोन लेंथ छोटी होगी तो रेट ज्यादा होगा। आगे बढ़ते भाई, ये था आउटर स्फेयर मैकेनिज्म। क्या आउटर स्फेयर मैकेनिज्म में मैंने आपको बताया, देखो आउटर स्फेयर मैकेनिज्म में मैंने देखो स्टार्टिंग मैंने ये की कि मैकेनिज्म की बात करेंगे बच्चों, दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, आउटर स्फेयर मैकेनिज्म होती है, इनर स्फेयर मैकेनिज्म होती है। जो आउटर स्फेयर मैकेनिज्म वो बाई टनलिंग के थ्रू जाती है, बाई डायरेक्ट ट्रांसफर होता है इसमें इलेक्ट्रॉन का, कोई बॉन्ड बनते नहीं है, कोई बॉन्ड टूटते नहीं है। इनर स्फेयर की मैं बात करूं तो ये ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स के थ्रू जाती है, बीच में किसी का सहारा लेता है, बॉन्ड बन भी सकते हैं टूट भी सकते हैं, लिगेंड ट्रांसफर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ये हो रहा है जो आउटर स्फेयर मैकेनिज्म मैं सबसे पहले डील कर रहा हूँ, इसमें क्या होगा आपको आर ओ के साथ क्या होगा बच्चों प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जो रेडिटर्मिनिंग स्टेप होगा वो एक्साइटेशन में होगा, एक्साइटेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, डी एक्साइटेशन होगा, ये आएगा ब्रेक होगा यहाँ पर आर पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। ये क्या मैंने एग्जांपल लेके बताया। फिर फ्रैंक कोडोन प्रिंसिपल कहता है भाई सेम न्यूक्लियर साइड में होंगे वहीं पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा, हम इसको क्या करेंगे कंप्रेशन करेंगे, इलोंगेशन करेंगे, मतलब कि रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी हम इसको प्रोवाइड करेंगे, रीऑर्गेनाइज करेंगे मतलब कि इसको दोबारा से बनाएंगे। ठीक है, तो रेट मैंने बताई है सेकंड ऑर्डर की निकलेगी, फॉर्मेशन ऑफ प्रीकर्सर कॉम्प्लेक्स बताया किस किस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा जी एस पे डिपेंड करेगा। एक्साइटेशन क्या है, दो टाइप की एक्साइटेशन बताई, इनर वाली और आउटर वाली। ठीक है, आउटर वाली में क्या होगा आपका सोलिटेड मॉलिक्यूल चेंज होगा और उसमें क्या होगा आपका बॉन्ड लेंथ चेंज होगा। उसके बाद मैंने बात करी कौन कौन से फैक्टर है जिस पे रेट डिपेंड करता है, मैं बोला कि टाइप ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर भी डिपेंड करता है। ठीक है, कैसे होगा, लिगेंड आपका सिग्मा डोनर भी हो सकता है, लिगेंड आपका पाई डोनर भी हो सकता है। ये क्या तीन पॉसिबिलिटी मैंने इसमें बताई, नॉन बॉन्डिंग से नॉन बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, नॉन बॉन्डिंग से इस सिग्मा स्टार में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, सिग्मा स्टार से सिग्मा स्टार के बीच में होगा। पाई सेक्टर मैंने बताया कि जो पाई स्टार से पाई स्टार में जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, मैंने एग्जांपल लेके सभी के बता दिए थे। फिर मैंने एक एग्जांपल लिया बच्चों जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट है कि आपका नॉन बॉन्डिंग से सिग्मा स्टार का, मैंने क्या कोबाल्ट 2 पॉजिटिव कोबाल्ट 3 पॉजिटिव वाला केस लेके चलो, कोबाल्ट 3 पॉजिटिव के मान के चलो कि वाटर क्या है एज ए लीगेंड हम लेके चल रहे हैं, क्या वो कोबाल्ट का कॉम्प्लेक्स हमने पानी के साथ लिया 3 पॉजिटिव में। ये आपको पता है जो कोबाल्ट का पानी के साथ कॉम्प्लेक्स होता है 3 पॉजिटिव में वो आपका लो स्पिन का होता है, मतलब कि जो वाटर बिहेव करेगा एज ए स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव करे। ये क्या हमने पॉसिबिलिटी बनाई, रीऑर्गेनाइजेशन करी, इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करा और इसको चेंज कर दिया, ये क्या थी आउटर स्फीयर मैकेनिज्म थी। सेकंड फैक्टर मैंने बताया कि डेल्टा जीएस पे डिपेंड करेगा, डेल्टा जीएस क्या होगा तो आपका क्या होगा बच्चों लैम्डा बाय में 4 इंटू में 1 प्लस आपका डेल्टा जी नोट बाय में लैम्डा की पावर 2, ठीक है होल की पावर 2 है। ठीक है, यहाँ सेल्फ डोज में डेल्टा ई नोट 0 तो डेल्टा जी नोट 0 होगा, डेल्टा जी एस क्या होगा आपका लैम्डा बाय 4 आएगा, लैम्डा इज इक्वल टू 4 डेल्टा जी एस आएगा। ये क्या होगा टोटल रीऑर्गेनाइजेशन एनर्जी। मैं अगर क्रॉस डोज की बात करूंगा तो वहाँ डेल्टा जी एस क्या होगा बच्चों बाइनोमियल थ्योरम में लगाओगे हाई पावर को नेग्लेक्ट कर दोगे तो हमारा वो हमारा क्या हमारा फाइनल एक्सप्रेशन आएगा। फिर मैंने पोटेंशियल वैल्यू की बात करी तो कंपैरिजन किया था डेल्टा जी एस का और रेट का, मैं बोला कि जो रेट है वो इनवर्सली डिपेंड करता है डेल्टा जी एस पे। मैंने पोटेंशियल वैल्यू बनाया, मैंने बताया कि जो डेल्टा जी एस के बेस पे दो टाइप की रिएक्शन होती है, एक एंडोजेनिक होती है एक एक्सोजेनिक होती है। डेल्टा जी है जब आपका जीरो से कम होगा था मतलब कि जब नेगेटिव में होता आपका एक्सोजेनिक होगा, जब जीरो से ज्यादा होगा जब पॉजिटिव में होता आपका एंडोजेनिक होगा। डेल्टा जी नोट की मैंने बात करी सेल्फ रिडॉक्स होगा तो डेल्टा जी नोट आपका जीरो के बराबर होगा और क्रॉस रिडॉक्स होगा तो डेल्टा जी नोट आपका जीरो के बराबर नहीं होगा। फिर उसके बाद मैंने फोटोसिंथेसिस की बात करी तो मैं ये बोला कि जो क्रॉस एक्सोजेनिक है वो आपका क्या होगा डेल्टा जी है तो क्रॉस एक्सोजेनिक में, हाँ देखो मैंने सिर्फ नाम दे दिया, नाम से मैंने पूछा कि इसका कर्व बना के दिखाओ तो आपने नाम से कर्व इसका बना दिया। ठीक है, नाम से कर्व इसका बना दिया। इसका यूज क्या है फोटोसिंथेसिस जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट आपकी इंपॉर्टेंट क्या है प्रोसेस में। ये मर्कस इक्वेशन लगती है सेल्फ रिडॉक्स में, मर्कस हाउस इक्वेशन लगती है आपकी क्रॉस रिडॉक्स पे, क्रॉस रिडॉक्स का आप रेट निकाल लोगे जब हमें इक्वेशन ये दे रखे होंगे। ठीक है, तो ये क्या हमने क्वेश्चन कर लिया। ठीक है, इस रिलेशन से क्या निकला भाई जो क्रॉस की रेट है वो ज्यादा होती है सेल्फ रेट से।
ठीक है, क्रॉस रिडॉक्स की रेट ज़्यादा होती है सेल्फ रिडॉक्स के रेट से। बोन लेंथ का मैंने बताया जितनी ज़्यादा बोन लेंथ होगी उतना ही रेट कम होगा। जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे जेड इफेक्टिव बढ़ेगा, साइज छोटा होगा, तो क्या होगा, बोन लेंथ छोटी होगी, बोन लेंथ छोटी होगी तो रेट ज़्यादा होगा। तो कोबाल्ट फैमिली की मैं बात करूँ तो इरिडियम वाला सबसे हाई रेट शो करेगा। अब बात करते हैं मैं इनर स्फीयर मैकेनिज्म की। क्या बात कर रहा हूँ, इनर स्फीयर मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। इनर स्फीयर मैकेनिज्म की मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ, किसी को कोई डाउट है तो बोलो। इनर स्फीयर मैकेनिज्म रह गया, फिर उसके बाद टाइप ऑफ अटैक देखेंगे। कोई डाउट है तो बोलो भाई। ठीक है बड़े, देखो इनर स्फीयर मैकेनिज्म की मैं बात करता हूँ। ये क्या है, L5M X इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, क्या है, X इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, 2 पॉजिटिव में इसके साथ मैंने क्या ले लिया, आपका मेटल, एक पानी का 6 3 पॉजिटिव वाला कॉम्प्लेक्स हमने ले लिया। 3 पॉजिटिव वाला आपका होगा इनर्ट, ये वाला होगा आपका लेबाइल। क्या होगा, लेबाइल होगा, ये वाला इनर्ट होगा। आगे देखो, ये क्या होगा बच्चों, यहाँ से क्या करेगा, मेटल पे अटैक करेगा, वाटर को बाहर निकाले, एक वाटर मॉलिक्यूल को बाहर निकाले, तो क्या बनेगा, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ बनेगा। क्या होगी, फॉर्मेशन ऑफ ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स यहाँ पर होगी। क्या होगी, ब्रीजिंग कॉम्प्लेक्स की यहाँ पर फॉर्मेशन होगी। क्या होगा, एक्स यहाँ पर होगा आपका मेटल, मेटल के साथ क्या है, पानी का 5। ठीक है, क्या है, पानी का 5। पहली बात तो ये, ठीक है। तो ये क्या आपका लेबाइल है, ये क्या आपका इनर्ट है, यहाँ से जाएगा, अगर यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो यहाँ होगा आपका LMCT, और मेटल से आपका लिगेंड की तरफ ट्रांसफर होता है उसको कहते हैं हम मेटल टू लिगेंड चार्ज ट्रांसफर। ठीक है, इतनी चीज यहाँ पर होगी, ये इतनी चीज बच्चों यहाँ पर होगी। अब होगा बच्चों यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। तो लेबाइल से इनर्ट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा ना, तो क्या होगा, यहाँ से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर यहाँ तक होगा, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा तो इस पे क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, उस पे क्या आएगा बच्चा, ज्यादा वाला कम होगा, है ना। तो इसमें ये चीज हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, RDS क्या होगा, लिगेंड ट्रांसफर वाला हम देख लेंगे बीच में। ठीक है, तो इस पे क्या होगा, 2 पॉजिटिव आएगा, ये होगा X, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर करना है, इसमें मेटल है H2, यहाँ क्या है, ये 3 पॉजिटिव, क्या है, ये 3 पॉजिटिव में, क्या 3 पॉजिटिव में। ठीक, अब बच्चों पॉसिबिलिटी देखते हैं। अगर ये इनर्ट हो गया है, ये इनर्ट था, तो बच्चों ये बताओ कि लिगेंड ट्रांसफर होगा या नहीं होगा। दो तरह की पॉसिबिलिटी बनेगी, ये लिगेंड ट्रांसफर हो भी सकता है और ये लिगेंड ट्रांसफर नहीं भी हो सकता। क्या बोल रहा हूं मैं, इसको कॉपी करते हैं।